अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं कहूँगी आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आपके दिन और आपके हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके होंगे और ख़वातीन खाना अपने घरों में बैठी होंगी। लेकिन हम जब ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मकसद सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है। हमारा प्रोग्राम यूथ के लिए, एक आम आदमी के लिए, मर्द हज़रात के लिए, या जितने भी घर के अफराद होते हैं उनके लिए होते हैं, ताकि हम उनको वो बातें बता सकें जो आपसे रिलेट करती हूँ या ख़ानदान से रिलेट करती हूँ। क्योंकि हमसे तो बहरहाल रिलेट करती ही हैं और हम बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा वो बातें आपके साथ करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। कुछ दुख होता है, कुछ तकलीफ़ें होती हैं, माशी हवाले से बात होती है, मुल्क में कितनी महंगाई बढ़ रही है, माशरे में बुराइयाँ आती हैं, तो उसके ऊपर बात होती है कि जी जनाब हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक मिला जुला एक मुरब्बा होता है जो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से क्रीम निकाल के आपसे शेयर करें। आपका दिन कैसा गुजरा, या आपका हफ्ता कैसा गुजरा, या आपका जो वीकेंड था वो कैसा गुजरा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपने क्या किया, कितनी चीज़ें पकाएं, क्योंकि छुट्टी में होता ये है कि नई नई ख़वातीन चीज़ें बना रही होती हैं, बच्चों की फरमाइश होती हैं और मर्द हज़रात की भी फरमाइशें होती हैं कि जी ये बनाया जाए, ये खाया जाए। लेकिन उसमें जो खातून खाना होती है वो इतनी महब हो जाती है, इतनी बिजी हो जाती है, तो उसको अपने लिए वक्त नहीं मिलता। और जब वो रात को अपने हस्बैंड से पूछती है कि यार मैंने ये आज बनाया, आपने मुझे बताया नहीं, आपने तारीफ़ नहीं की, तो थोड़ी सी तारीफ़ अपनी ख़वातीन की कर दिया करें कि तुम सारा वक्त किचन में लगी थी, हमारे लिए लगी हुई थी, हमारे लिए पका रही थी, हमारे लिए एफर्ट कर रही थी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मर्द हज़रात उनका थोड़ा सा हेल्प आउट कर दे और उनके लिए तारीफ़ के दो कलमात अदा कर दें। बिल्कुल इसी तरह जब मर्द कुछ तकलीफ़ों में होते हैं, बाहर की दुनिया की तकलीफ़ों में होते हैं, मर्द के ऊपर एक माशी प्रेशर होता है। जब वो आपसे चाहता है बात करना, या कभी कभार वो आपसे बात करना नहीं चाहता, तो उससे पूछे कि उसको क्या तकलीफ़ है या क्या परेशानी है। मैं आपको एक और अहम बात ये बताऊं कि जो बाकी के लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी मिल रही होती है, जो परेशानी का बाइस बन रहे होते हैं, जो परेशानी दे रहे होते हैं, लेकिन जो आसपास खड़े तमाशा देख रहे होते हैं ना, वो भी कुछ कम नहीं होते। अगर आप उनका हिस्सा बन रहे हैं तो फिर आप भी उस जालिम के साथ जुल्म करने में आगे हैं। लेकिन अगर आप उससे उसके मन की बात, उसके दिल की बात पूछ लेते हैं, उसका बोझ हल्का कर देते हैं, उसकी परेशानी को सुन लेते हैं, और फिर अगर कुछ कर नहीं सकते या अगर कुछ कर भी सकते हैं, एक अच्छा मुफीद मशवरा दे सकते हैं, उसके दिल का हाल अच्छा कर सकते हैं, तो ये आपकी नेकी में शुमार होता है। तो बहरहाल सच को जो है ना, वो यहाँ पे आज़ादी नहीं मिलती, झूठ को आज़ादी मिलती है और झूठ ही परवान चढ़ता है। आप अकेले हैं, आप अकेले ही आए हैं और आप अकेले ही दुनिया से चले जाएंगे। इंसान ताकतवर वो है जो अकेले चलना सीख जाए, जिसको अकेले चलना आ गया, जिसको अकेली संगत पसंद आ गई, जिसको अकेला रहना पसंद आ गया, उसको भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ की दुनिया झूठ की दुनिया है, झूठ की ज़िंदगी है। लेकिन जो अकेली ज़िंदगी है वो आपकी अपनी ज़ात की ज़िंदगी है। अपनी ज़ात को संवारिए, उसके ऊपर काम कीजिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। और पढ़ने की भी कोई उम्र और कैद नहीं होती। अपने आप को, अपने अंदर क्वालिटीज़ को बिल्डअप कीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, बजाय इसके कि आप उस झूठी ज़िंदगी में या उस भीड़ की ज़िंदगी में। यकीन जानिएगा कि सोहबत कोई भी उम्र हो जाए वो रंग लाती है। आप ज़रा 4 ऐसे दोस्तों में या 6 ऐसे दोस्तों में बैठ के देखें जो सिर्फ गॉसिप करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, दुनिया में खाना पीना हल्ला गुल्ला करते होंगे। 4, 6, 8 दिन बाद, 4 महीने बाद आप बिल्कुल उनकी ही कॉपी होंगे। आपको उन्हीं की संगत पसंद आएगी, आपको अकेला रहना पसंद नहीं आएगा। अकेले रहने से मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल तारीकी में बैठ जाएं। अकेले रहने का अपना एक मज़ा है। जिसने अपने अकेली संगत को एंजॉय कर लिया ना, यकीन कीजिए फिर उसके लिए दुनिया उसके अपने आ गए। आप अपने पास बैठ के आप दुनिया की सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं कि आपको आगे जाने के लिए आपके साथ क्या और किन चीज़ों को आपने इंप्रूव करना है। तो बहरहाल ये बातें और ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन ज़िंदगी के और बहुत सारे उमूर होते हैं जिनको हम बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ इस हवाले से बताऊँ कि माशरे में बिगाड़ का और या माशरे में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसकी वजूहात क्या होती है। एक उतार चढ़ाव होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव हम उस वक्त बात करते हैं जब मईशत तरक्की करती है। जब मईशत तरक्की करती है तो ऑटोमेटिकली हमारा नौजवान को उम्मीद की राहें दिखती हैं, बिजनेस फ्लरिश करता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन जब मईशत की तबाहाली आती है तो रोज़गार ख़त्म हो जाता है, नौजवान में मायूसी हो जाती है। और ये मायूसी क्यों होती है? क्या नौजवान को सिर्फ पैसा ही चाहिए? क्या वो उस पैसे की तगोदो में ही आगे बढ़ रहा होता है? उसके हुसूल के लिए वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर लेता है। और सबसे आसान रास्ता कौन सा है जो नौजवान पिक करता है? और वो कौन से लोग होते हैं जो इस रास्ते को आसानी से ले लेते हैं, यानी कि जिसको ईजी मनी कहा जाता है? वो सबसे जो मुझे इस वक्त रास्ता नज़र आता है वो स्नैचिंग है। कोई भी चीज़ छीन ली, कोई भी चीज़ मांग ली, और ये छोटे गुनाह, ये इस गुनाह से एक बड़े गुनाह बढ़ते हैं। यानी कि अगर किसी ने मज़ाहमत की तो आपने उसको मार दिया। बहुत तकलीफ बातें, इस तरह के स्ट्रीट क्राइम्स और इस तरह की वारदातें बेतहाशा। हालिया एक और वाक़या भी हुआ, इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद है, शेख मोहम्मद नदीम साहब। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि असल वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मैंने थोड़ा सा एक इरादा पेश किया है।
हम रूट वहीं से शुरू जाते हैं स्ट्रीट क्राइम से, लेकिन मैं घर से शुरू कर लेती हूँ ना। ये वारदात हुई है, वो साहब घर से निकले, फ़ोन पे थे और उनके साथ वारदात हो गई। देखिए ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक तो इसमें दो एलिमेंट शामिल हैं। एक तो ये कि चलो उसने स्नैचिंग कर रहे हैं और उन्होंने उनसे वो चीज़ छीन ली, लेकिन उसके बाद आप देखें कि इंतहाई कभी क्राइम भी ये लोग, यानी कि किसी का मर्डर करने पर भी ये लोग नहीं चूकते और उन्होंने उस बंदे को जो है वो गोली भी मार दी जी। तो ये आजकल इसके बहुत सारे वजूहात हैं। जैसे आपने बात की, आपने बताया कि लोग इसको इजी मनी के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो आपकी है कि सज़ाएं, या उनको उस तरह से सज़ाएं नहीं मिल रही। अगर यहाँ पर सज़ा नाफिज हो जाए, आप देखिए कि हमारे जो दूसरे इस्लामी ममलिकतें हैं, जैसे सऊदी अरब की मिसाल दूंगा, यूएई की मिसाल दूंगा, ठीक है वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ का गरीब तबका भी वहाँ जाता है और तमाम मुल्कों से लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो सीधे हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बहुत सख्त सज़ाएँ हैं और वह पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत थोड़ी है जो वहाँ जाके क्राइम करते हैं। तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह ये है। इसका जो रूट कॉज है वो ज़हर है, वो ये है एक आप कह लें बेरोज़गारी कह लें, बेरोज़गारी भी इसका एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ एक शौक़ भी बन गया है इजी मनी के लिए कि लोग कहते हैं कि बड़ी आसानी से जनाब एक जो है वो आपके पास पिस्टल आ जाए, एक मोटरसाइकिल आ जाए, एक दोस्त साथी हो, तो आप जाकर कोई भी बड़ा पैसा जो है वो कमा सकते हैं और इस तरह से लोगों को। अच्छा, इसी तरह से किसी हमने कहीं पे बात भी सुनी तो उन्होंने कहा मेहनत से तो कमा रहे हैं, जा रहे हैं, मोटरसाइकिल कर रहे हैं, वो गन ले रहे हैं, वो रख रहे हैं, ये तो मेहनत है ना। यानी आप ये देखें कि एक तो एटीएम मशीन है, आपने जाके कार्ड डाला और निकाल लिया। इन लोगों ने, इस माइंडसेट ने यही तरीका समझ लिया एटीएम और से मशीन, यानी एटीएम इस कॉन्सेप्ट लाइक का कि आपने पैसे निकाल लिए, तो इन्होंने ये एक तरीका वारदात बना लिया है। बिल्कुल, ये तरीका वारदात इसीलिए है कि ये आपने जैसे वर्ड यूज़ किया कि इजी मनी है जी। ये कहना कि इसमें कोई मेहनत लगती है, इसमें सबको पता है कोई मेहनत नहीं लगती। एक दिन में जाते हैं, आप किसी जगह नौकरी करते हैं तो पूरा 30 दिन काम करते हैं, महीना काम करते हैं, तब यही जाके आपको जो है वो सैलरी मिलती है। हाँ। ये तो आप एक जाते हैं और मिनटों के अंदर जो है वो आप इस तरह से हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसका वो ये नहीं देखते कि इसकी वजह से कितना बड़ा वो एक गुनाह कमाते हैं, कितनी फैमिलियों को वो तबाह कर देते हैं, कितने बच्चे जो हैं माँ बाप से, जो बाप से, भाई से, बहन से, इस तरह से जो है वो लोग उनको खो देते हैं। आप ये देखें कि एक शख्स को कत्ल कर देना, वो किसी का बेटा, वो किसी का बाप, किसी का भाई, और वो शायद पूरे घर का कफील होगा। कितनी 3 से 4 फैमिलीज उससे असरअंदाज होती हैं। फिर उनके जो बच्चे हैं वो जिस कस्मों पुरसी में आ जाते हैं, माशी हवाले से के ही ना बात की जाए, वो मेंटली, वो उनके फिजिकल जो ग्रोथ होगी उसका इतना इम्पैक्ट आता है उनकी मेंटल हेल्थ से, फिजिकल जो उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, या उनकी फिजिकल जो जिसको कहते हैं ना आप कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो ये इतना फ़र्क आता है, वो आगे अपनी ज़िंदगी में वैसे कामयाब बन ही नहीं सकते। उनके अंदर जो एंगर आता है, जो उनके दिमाग को एंगर जन्म देता है, और जिस एंगर और जिस नफ़रत से वो बड़े होते हैं, तो वो मुल्क और कौम को देंगे क्या, वो बच्चे जो खुद तबाह बर्बाद हो चुके हैं। देखिए इसमें वही बात है कि तरबियत का भी बहुत बड़ा दखल है, भी है। गुर्बत के साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक ये जो बहुत ज़्यादा घरों में बच्चे भी पैदा करते हैं, जो गरीबों के घरों में जो है वो, तो वो उनको सही तरह से तरबियत भी नहीं कर पाते। वो बच्चे खुर्द पौधों की तरह उगते हैं, वो ये ख्याल नहीं करते कि हमारे वसाइल अगर 2 बच्चों के हैं, या 1 बच्चे का है, या 3 बच्चे का, तो हमें उसी हिसाब से जो है वो बच्चों के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बच्चे जब बाहर खुर्द पौधों की तरह उगते हैं तो हर तरह के माहौल में रहते हैं, उनकी तरबियत नहीं होती है, उनकी स्कूलिंग नहीं होती। अच्छा, आखिर ये कौन से लोग होते हैं, कौन से नौजवान हैं, ये उसी इलाके के होते हैं। पहले ज़माने में कहा जाता था कि चोर भी अगर डाका डालते हैं तो वो अपना मोहल्ला छोड़ के करता है। ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये वो बच्चे जो कमाने के लिए आते हैं, वो लड़के हैं। ये बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि घर का ही भेदी घर में डाका डाल रहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें ये 50-50 है, यानी इसमें मकामी भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, हाँ। और इसके अंदर जो है दूसरे सूबों से भी या दूसरे मुल्कों से भी आए हुए, जैसे अफ़गानिस्तान का मैं नाम खास तौर पर लूँगा, वहाँ के लड़के ये ज़्यादातर इन कामों में मुलव्वस हैं। तो ये बाहर से भी जो आते हैं यहाँ रोज़गार की तलाश में, और जब उनको रोज़गार नहीं मिलता या उस तरह से नहीं कमा पाते, तो वो इस तरह की चीज़ें जो है वो स्नैचिंग और ये सब करके पैसे अपने घर भेजते हैं। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि 50% जो है मकामी है, जो यहीं के लड़के हैं। लेकिन इसमें एक ये है कि ज़्यादातर आप देखें कि जो स्नैचिंग है, इसमें आप देखेंगे कि जो है लोअर क्लास, यानी जो गरीब तबका है, उसके लड़के आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है।
जिससे ये ज़ाहिर होता है कि एक तो उनकी तरबियत नहीं है, दूसरा बेरोज़गारी है, और तीसरा वो ये है कि इजी मनी के लिए ये करते हैं। तो इसमें आपको बड़ा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के बच्चे या लड़के आपको उसमें नहीं मिलेंगे। अच्छा, क्या ये तफरीहन भी करते हैं? जैसे कि लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ है, यार आज फलानी जगह खाना खाने जाना है, अब खाना खाने जाना है, यार पैसे नहीं है, चल ठीक है एक वारदात करके आते हैं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ कि एक तादाद चाहे वो कलील हो थोड़ी हो, लेकिन वो उसमें ऐसी मौजूद है कि जो इसको एक एडवेंचर के तौर पर लेके या एक इस तरह की जो है वो खेल के तौर पे लेके कि जनाब आज हम इस तरह करते हैं, आज फलां से लूटते हैं और हम ये फलां जगह चल के खाना खाते हैं, बिल्कुल इसमें शामिल हैं। और ये सारे लोग इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर वही है कि जो अनपढ़, बेरोज़गार और जिनकी तरबियत नहीं है और किसी तरह से उनको असलहा मिल जाता है। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर कुछ लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, इनके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद जो है उन लड़कों की होती है जिनका किसी न किसी तरह से किसी न किसी सियासी जमात से भी ताल्लुक़ होता है। अच्छा, ये उन सियासी जमातों के जो अस्करी विंग होते हैं उनसे भी इनका ताल्लुक है। उसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि जो पुलिस के भी जो नीचे लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उसके अंदर आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जी आप देखेंगे कि जी पुलिस वाला उसके अंदर शामिल था, और वो क्योंकि इनके साथ और या अगर वो शामिल नहीं है तो उसकी सपोर्ट से ये लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बैकहैंड होता है इनके पास कि जी बच जाएंगे। हर जगह बैकहैंड तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी जगह पर इनको ये बैकएंड होता है। मुझे बताएं कि एक ज़माना था जिस वक्त जमातें थी, सियासी जमातें उरूज पे थी, और अब तो मतलब उतनी वो एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। उन्होंने बड़ी तबाही मचाई हुई थी शहर में और बड़ी वारदातें होती थी, उनके भी टॉर्चर सेल्स होते थे। तो ये कारिंदे वहाँ से भी तो निकले होंगे ना, क्योंकि अब तो काम है नहीं वहाँ पे। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि ये वही ज़्यादातर इसमें लड़के हैं, कुछ हैं जो सियासी जमातों के अस्करी विंग से ताल्लुक़ जिनका था। वो जो आप बात कर रही हैं वो अस्करी विंग इनके होते थे, हर पार्टी ने अपने रखे होते थे। और हम तो आम जबान में उसको टॉर्चर सेल कहते हैं। टॉर्चर सेल भी आपने देखे बाद में जो सामने आए। तो ये वही लड़के हैं, उसके अंदर से भी कुछ लड़के हैं जो ये सारे इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्हें एक शय मिली हुई है। और दूसरी बात ये कि देखें, वो जो आपने कहा कि बैकिंग है, तो बैकिंग में जैसे पुलिस ही बैकिंग है कुछ जगहों पे, जहाँ कुछ नीचे का लेवल का जो एम्प्लॉइज़ हैं पुलिस के वो करप्ट हुए हुए हैं, वो इनको सपोर्ट देते हैं कि जाओ जी हम उधर बैठे हैं, हम देखेंगे कोई मसला होगा, हम तुम्हें बचाएंगे। उनका एक पार्ट होता है और एक पोर्शन होता है जो उनको मिलता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, वो एक तरह से खुद करवा रहे होते हैं बहुत सारी जगह। आप शहर में देखें कितनी जगह जो है ये कब्जा ग्रुप बैठे हुए हैं। तो ये स्नैचिंग में भी इसी तरह से है कि जो पुलिस के अंदर कुछ लोअर तबका है, या जैसे सियासी जमातों के अंदर कोई तबका है, कुछ इस तरह के लोग हैं, वो कहते हैं यार हमें पैसे जमा करके ला के दो, हमें पैसे चाहिए, हमें आज ये काम करना है, हमें ये करना है, ठीक है, तो डोनेशन देनी है, ये करना है। तो इस तरह के भी मैंने देखे हैं कि वो लोग इस तरह के लड़कों को इस्तेमाल करते हैं, उनको भेजते हैं कि यार हमारी सपोर्ट है, कल कुछ होगा तो हम तुम्हें थाने से निकाल लेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट देंगे, कोई झगड़ा होगा तो हम फौर अपने बंदे लेके पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के वजह से जो है एक बहुत बड़े तबके को सपोर्ट है। हमने इस माशरे की अक्कासी हमने कई ड्रामों में भी देखी है कि इनके जो सपोर्टिव होते हैं वो कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, कमेटी और मोहल्लों के सरबराह भी होते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से सियासी तंजीमों के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये छोटे छोटे मामला होते हैं ना, इनको देख रहे होते हैं, उनकी भी सपोर्ट हासिल होती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या सिर्फ यही एक वजह है कि कानून की पासदारी नहीं है और उस पर अमल दरामद नहीं है? कानून लिखा हुआ तो है किताबों में, अमल दरामद नहीं है। मैंने तो आज तक किसी को सुना नहीं कि वो अंदर गया हुआ और वो वापस, मतलब वो ना आए, उसको पूरी सजा काट के आ रहा है। देखिए, कानून मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में हर चीज़ का कानून मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ है? लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन होती है जो हमारे इदारे हैं, जैसे पुलिस है, अदलिया है, उसमें उनका भी कसूर नहीं है। उसमें फिर एक मुद्दई होना ज़रूरी है, गवाह होने ज़रूरी हैं। जब इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सियासी जमातों के लोग हैं या पुलिस के अपने लोग हैं, तो मुद्दई सामने नहीं आता, फिर गवाह सामने नहीं आते। फिर अगर मुद्दई या गवाह जो है, आपने देखा है कि वो लोग होते हैं जो स्नैच होते हैं, तो वो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के होते हैं। वो कहते हैं कौन अब इस ये झंझट में पड़े और कौन रोज़ाना अदालतों के चक्कर लगाए और कौन इनके इंतकाम का निशाना बने, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो अदलिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता कि जब उनके पास गवाही नहीं आते, उनके पास विटनेस नहीं है, पुलिस ने प्रॉपर केस बना के नहीं भेजा, पुलिस ने पैसे खा लिए हैं और उसने अच्छा केस नहीं बनाया,
तो वो ऑटोमेटिकली आप देखें कि इसीलिए आप देखती हैं कि 90% लोग जो हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि यार कोई बात नहीं, हमने इसमें से जो है 10,000 रुपये अगर हम दे देंगे बाद में पुलिस वाले को या किसी को खिला देंगे, किसी पार्टी वाले के साथ मिल जाएंगे, उसको जाके हम डोनेशन दे देंगे, वो हमें सपोर्ट करेगा। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से सज़ाएँ नहीं हो रही और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जो आपने बात की। अब आपने ये बात मुझे की, ठीक है, लेकिन इसी तरह से जो आपने कहा कि जी एक ख़ास तबके में इस तरह का क्राइम नहीं है, लेकिन उनमें भी ये क्राइम इस तरह से है कि वो बिला वजह मार देते हैं लोगों को। मतलब यहाँ तो वो मार रहे हैं, पैसे ले रहे हैं ना, वो बिला वजह हवाई फायरिंग कर रहे हैं। कोई छोटी सी बात हो गई, कोई यूनिवर्सिटी में हो गया, कुछ हो गया जी, गार्ड्स बैठे में घट से निकाली गन और मार दिया। और उनको भी उनको ज़रूर देखा है हमने जेलों में जाते हुए, उनके पीछे लोग लग भी रहे होते हैं, मीडिया भी चिल्ला रहा होता है, उनको सज़ा भी दिलवाते हैं। वो एक अलग बात है कि वो 6-8 महीने बाद चुपके से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो हाईलाइट होते हैं और वो जाते भी हैं। बिल्कुल। तो अब ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये जो स्ट्रीट, अगर ये भी कोई 8-10 महीने या साल 2 साल अगर ये जेल में काटेंगे ना, चक्की पीसेंगे, तो शायद थोड़ा सा कहीं रोक आएगी। देखिए ये चीज़ें जैसे इस्लाम में है कि आँख के बदले आँख और खून के बदले खून, ठीक है। जब तक ये वाली सज़ाएं नहीं होंगी ना, तो इस तरह के ये चक्की पीसने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने घरों में भी जो है चक्की पीस रहे हैं तो वहाँ जाके भी कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहीं पे एक और बात कर रही हूँ कि जैसे जब आपने जिस तबके की बात की, अच्छा उनका मुका कैसा हो जाता है, वो दियत पे हो जाता है। कहीं ना कहीं तो इस्लाम का देखिए, अब अगर माफ़ करने वाला माफ़ कर रहा है, उसको उसके एवज़ दियत या जो भी कुछ है वो मिल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं मामला सेटल हो गया। ये लम्हा फिक्री असली होती है कि कहीं पे स्टॉप लगता है, लेकिन ये जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं इनके ऊपर स्टॉप लग ही नहीं रहा है। बिल्कुल, इसलिए कि इसमें दीद वीद का उसूल इसलिए नहीं आता कि जो एक्शन कर रहे हैं, जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो मुजरिम हैं, वो गरीब तबके से उनका ताल्लुक है ज़्यादातर का। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रीट क्राइम में आपको सिर्फ गरीब तबके के ज़्यादातर लड़के मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे दीद का मसला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मसला है सज़ाओं का, कि उनको सज़ाएं नहीं होती। उसकी वजह वही है कि वो गवाह नहीं मिलते, गवाह मिलते हैं तो पुलिस केस बहुत वीक बनाती है, या वहीं से लॉकअप से ही उनको पैसे लेके छोड़ देती है, अदालतों में केस दाखिल ही नहीं होता। लेकिन अगर जो गरीब तबका है उसको पैसे देके छुड़ा कौन है? मेरा सवाल ये है। आप देखिए CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उनमें आ गई शक्ल, आ गई मोटरसाइकिल का नंबर, आ गया ये आ गया। ये तो इनिशियली आप यहीं से आप आगाज़ करते हैं ना तफ्तीश का। अब कोई मर गया है, इनकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? जो खुद गरीब है वो दियत कहाँ से देगा? नहीं, दियत नहीं देते। ये लोग क्या करते हैं कि इन्हीं के जो साथी होते हैं जो इसी तरह की एक और स्नैचिंग करते हैं, वहाँ से कुछ पैसे आते हैं तो 20,000 30,000 दे के, तो ये 20-30 हज़ार देने वाले लोग हैं, ये ज़्यादा बड़े पैसे नहीं देते। 20-30 हज़ार, हाँ, तो ये 20-30 हज़ार में छूट जाते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई मसला नहीं होता लाख तक भी अरेंज करना, लेकिन दीद के लिए क्योंकि ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है, 30 लाख 50 लाख करोड़ इस तरह का आपने देखा है, वो ये नहीं दे पाते। लेकिन ये इस तरह का दे के लोगों ये अपने आप को छुड़ा लेते हैं। अगर कहीं केस बन भी जाए तो वहाँ भी दे के केस को लिंगर ऑन करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं, और ये बार बार ये कार्रवाई बल्कि और ज़्यादा करते हैं। ज़मानत पर रिहा हो गए, अक्सर आप देखेंगे जो दोबारा पकड़े जाते हैं, पता चले जी ज़मानत पर रिहा हुआ। तो ये सारा वही एक साइकिल बन गया है, और वो साइकिल इसीलिए बन गया है स्ट्रीट क्राइम्स का कि इनको सज़ाएँ नहीं हो रही। जब सज़ाएँ हों और इनको प्रॉपर जो है वो सज़ा भी सख्त हों कि सज़ाएँ मौत का कानून नाफिज हो, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अभी देखिए अचानक से आपने देखा होगा मिसिंग पर्सन्स का, बच्चे कितने मिसिंग हो रहे हैं। अभी सारिम को जिस बेचारे बच्चे को करके, और तक मासूम बच्चा था और उसको उन्होंने किस तरह उसकी बेइज्जती की है। माँ बाप से पूछे उनका दिल, साथ साथ वो एक और अली रज़ा बच्चा और आलियान, और अभी मैं कल देख रही थी एक और कोई 20-22 साल का। ये क्या हो रहा है ये मुल्क में? देखिए ये वही बहुत ख़तरनाक ये ट्रेंड जो आपने देखा, ये कुछ महीनों से देख रहे हैं और बहुत तकलीफ़देह है ये। अल्लाह ताला इसको महफूज रखे। तो ये वही है कि जो ये तरबियत नहीं है घरों में, और ये जो लड़के हैं ये खुर्द पौधों की तरह उग रहे हैं। आपको क्या पता, मुझे बताएं, तरबियत का फुकदान कहाँ? क्या कोई माँ बाप बच्चों को बुराई सिखाते हैं या बुराई पे रोकते नहीं है? या हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है बच्चों को मारो नहीं। मैं तो कहती हूँ पुराना टाइम था, बच्चे ने अगर चोरी की है तो आप उसको वहीं पे सरजनिश करें और उसको वहाँ थप्पड़ लगाएं ताकि अगली दफ़ा वो ना कर सके। यहाँ तो अभी अपने बच्चों से आप बात ही ऐसे ना करें। आप क्या प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं? क्या माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि जाके ये काम करो? लेकिन जहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं ना,
वहाँ तो सब कुछ ही हो रहा है। उन माँ बाप को कोई परवाह नहीं है उन बच्चों की, वो बच्चे बाहर ही पलते हैं घरों से, वो खुद ही जगहों जगहों से लेके मांग तांग के खाना खा लेते हैं वहीं से। वो लोग जब इस तरह से पलते बढ़ते हैं तो उनकी तरबियत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरह से अगर आप देखें कि लोअर मिडिल क्लास के अंदर भी जिस तरह से ये फ्लैटों में लोग रह रहे हैं या वो भी, तो वहाँ पर भी जो कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, चौकीदार हैं, घरों में आ रहे हैं लोग, दुकानदार हैं, ठीक है, इस तरह के लोग, तो ये लोग भी वो तबका है जो बिल्कुल बगैर जिस तरबियत के, उनमें मेजॉरिटी लोग शामिल हैं जिन्हें किसी चीज़ का ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। फिर इसके अंदर वो तबका भी शामिल है जो पहले जिस तरह से बच्चों को जो अगवा करके इनको बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी एक चेन है और इसमें सबसे बड़ा वही बात है कि तरबियत तो अपनी जगह, तरबियत हो या ना हो, जानवर को भी अगर आप सजाएं दें तो वो जानवर अपनी जगह पे रहता है और शेर भी वहाँ सर्कस में नाचता है। तो ये इन लोगों को सजाएं देने की ज़रूरत है। अब हम क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि बहैसियत घर में रहते हुए हम अपने घर के जो लोग हैं हमारे, उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे कर सकते हैं? नदीम साहब, जैसे कि आपने कहा अब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मेरा फ़ोन छीन लिया जाएगा या कोई मर्द अपने मोटर बाइक चलाने वाला है, तो क्या मेजर्स ले? अगर घर छोटे भी हैं या कुछ और भी है तो आप मोटर बाइक तो अंदर खड़ी करके वहाँ से निकल सकते हैं। डू यू थिंक इट इज़, उसमें ये भी डर होता है दरवाज़ा खोलेगा कोई अंदर? देखिए ये अब आपने देखा कि जब जहाँ इस तरह का माहौल है, जहाँ इनको पनिशमेंट्स भी नहीं हो रही, हमारे मुल्क में इतनी इम्प्लीमेंटेशन कानून की नहीं हो पा रही, तो फिर हमें हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। आप देखें कि कोई लेडी ड्राइव कर रही है तो उसने शीशा खोला हुआ है गाड़ी का, मेन रोड पर खड़ी है, फ़ोन पे बात कर रही है, तो ऐसे में कोई भी आएगा खिड़की से आके तो उसका फ़ोन लेके जा सकता है, उसका बैग लेके जा सकता है, उनकी ज्वेलरी चोरी कर सकता है। तो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। इसी तरह से ये बच्चे अगवा हो रहे हैं, लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह से ना खुला छोड़ें, ठीक है, कि जो इस तरह से लोग उनको पकड़ लें और उनको अगवा कर लें या उनके साथ कोई हरकत हो जाए तो उनको बचाएँ, उनके ऊपर नज़र रखें, उनको घर से दूर ना जाने दें। आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पता नहीं घर से कितने कितने दूर जाके तो वो खेल रहे हैं या जब भी है, तो उनको बिल्कुल इस तरह की अलाउ नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप देखें कि अंधेरे में कोई खड़ा हुआ है रोड के बाहर, अपने गली के कोने पे बैठ रहे हैं और मोबाइल लेके जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी दूर से इस तरह का जो चोर गुजरेगा तो ये स्नैचर वो आएगा और वो कहेगा भाई अकेला बैठा हुआ, उसको गन दिखाएगा, उसका मोबाइल ले जाएगा और अगर वो मुज़ाहमत करेगा तो उसको मार भी देगा। तो आपने जैसे बात की कि देखें अब जो बड़े घराने हैं उनके गेट बंद होते हैं, वहाँ पे इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती, उनके उधर कैमरे लगे होते हैं, उन्होंने हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं, अंदर गाड़ी को लॉक करके बैठते हैं, शीशे बंद करके बैठते हैं। अब जो आसानी तरीका एक और क्या हुआ कि उन्होंने वो चौकीदार भी दरवाजा खोला है, चौकीदार बंद कर रहे हैं, लेकिन अब वो सिस्टम आ गया रिमोट के भी, आपने अंदर ही बैठे बैठे किया, उतनी देर में गाड़ी निकली, आपका दरवाजा भी उसी वक्त बंद हो गया, आप लॉक हैं। इसी तरह से जो मोटरसाइकिल सवार हैं हमारे, जो इस तरह के हैं, तो उनको भी चाहिए कि ऐसे सुनसान इलाकों से ना गुजरें जहाँ कोई भी उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ले। आप शॉर्टकट के चक्कर में सुनसान इलाकों से गुजरते हैं, तो आप उन जगहों पर रहें जो थोड़ी सी रौनक हैं, जहाँ लोग हैं, दुकानें हैं, गार्ड खड़े हैं, पेट्रोल पंप हैं, किसी जगह रुकना भी है तो किसी पेट्रोल पंप वगैरह पर रुकें, क्योंकि वहाँ गार्ड के पास वेपन होता है। ऐसी जगहों के ऊपर ये लोग हरकतें नहीं करते जहाँ इनको पनिशमेंट का खतरा होता है। आप देखें वहाँ क्राइम बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है, वहाँ ये हरकतें नहीं होती। जिस जगह पर भी उनको पता होगा कि हम बच जाएंगे और हम ये कार्रवाई भी कर लेंगे, उन जगहों पर ये कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर मैं समझता हूँ। अब वो देखें, अब एटीएम के कितने वारदात और वाक़यात होते जा रहे हैं, लोग पैसे निकालने जाते हैं, वो किस तरह उनके साथ स्कैम भी हो जाता है, लोग भी खड़े होते हैं। आप बैंक जाएं, आपको इतनी परेशानी हो रही होती है कि यार गार्ड लेके जाएं, अगर कुछ किसी काम से भी जाना, और बंदा बेचारा किसी बिल जमा कराने गया, उसको ही पकड़ लेते हैं। तो ये इतनी कानून की, जिसको कहते हैं ना, लाकानूनियत हो गई है। ये जो करने वाले ना, इनको इस चीज़ का यकीन है कि कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं है। आप देखेंगे, मैंने जैसे बात की कि ये लोग, इनको पता है कि सज़ाएं होनी नहीं हैं, अब हमें ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सब दरख्वास्त करूँगा, ये एटीएम पर भी जो पैसे निकालने जाते हैं तो ये अंदर से उसको लॉक किया करें, उसके बाद पैसे निकाला करें। कोशिश किया करें कि उन बैंक्स के अंदर एटीएम इस्तेमाल करें जहाँ उनका गार्ड बाहर खड़ा होता है। अक्सर एटीएम आप देखें कि बैंक बगैर गार्ड्स के भी होते हैं, लेकिन गार्ड्स भी नहीं होते कई सारे। उन जगहों के ऊपर आप ना जाएं जो सुनसान जगहों पे एटीएम्स बनी हुई हैं या गार्ड नहीं खड़ा हुआ है,
ठीक है, फिर निकलने के बाद आप ये ज़रूर देखें कि आपके पीछे तो कोई नहीं आ रहा है और किसी मसरूफ़ जगह से आप एटीएम से निकाल। आप जब किसी आइसोलेटेड और किसी सुनसान जगह पर जो एटीएम लगी हुई है या रात के टाइम पे आप उसको ट्रांजैक्शन मत करें, तो आप एहतियात करें। आप रौनक जगहों पे भी लगी हैं, मार्केटों में लगी हुई हैं, बैंक के बिल्कुल और मॉल्स के अंदर है, मॉल्स के अंदर इतनी परेशानी नहीं होती, इतनी सीसीटीवी कैमरास होते हैं, आप में घर गए तो आप वहाँ ये ऐसी हरकतें कभी नहीं होंगी। आप देखेंगे तो ये लोग खुद इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। जहाँ भी ये लोग आसानी के लिए अपनी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर को लो करते हैं या वो उनको नोट नहीं करते, तो वहाँ इनके साथ इस तरह की कार्रवाई आती है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्टकट से बचने चाहिए और रौनक जगहों के ऊपर ही आप ज़्यादातर रहें, आप अपना ख्याल रखें, अपने बैग को मजबूती से पकड़ के रखें। आप किसी जगह बैठे भी हैं तो बैग आपके जैसे लेडीज़ होती हैं वो बैग उठा के भाग जाती हैं, तो आपको ये पता है कि इस माशरे में इस तरह का है, तो आपको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अच्छा, बात यही आती है ना कि अब तरीक़ेकार अलग अलग वारदातें, हम सालों से, मुझे याद नहीं पड़ता मैं जब से इस इंडस्ट्री में हूँ, हम बार बार बात करते हैं स्ट्रीट क्राइम्स की। अब वो हर तरह के होने लगे हैं। अब कोई राह चल रहा है तो वो पर्स खींच गया, कोई रिक्शा में लेडी है रिक्शा से खींच लिया, बदतमीज़ी कर दी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इतने सालों से कहीं पे कुछ क्यों नहीं, मैं गवर्नमेंट पे ही आ रही हूँ, क्यों नहीं करते अमल दरामद? देखिए, ये तो हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कसूर है। वहाँ पर आप देखें कि जिस जगह जो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इसमें सबसे बड़ा मेन तो पुलिस है। जो हम शहरों की बात कर रहे हैं या इलाकों की बात कर रहे हैं, सिविल आबादी की बात कर रहे हैं, पुलिस ज़्यादातर प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ पे लगी हुई है। तो आपकी आधे से ज़्यादा पुलिस तो प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ पे लगी हुई है। थानों में वैसी नफरी कम होती है। फिर थानों के इलाके इतने बड़े बड़े हैं, इतने ज़्यादा गुंजान आबाद हैं। आप देखें कराची में तो ख़ास तौर पर बहुत आबादी है, तो यहाँ पे उनके लिए इस सारे क्राइम्स को रोकना, पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ये जब तक गवर्नमेंट खुद इंटरेस्ट नहीं लेगी, इन चीज़ों को टारगेट नहीं करेगी, पनिशमेंट्स को स्ट्रेंथन नहीं करेगी, इसके लिए आप देखें कि इस तरह के केसेस को जो है वो स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए और सारी दुनिया के सामने होनी चाहिए कि जनाब फलां जगह आज हुआ था, बंदे पकड़े गए, उनके साथ फौरी तौर पर ये कार्रवाई हुई, ये गवाह है, उन्होंने एक गवाही पे अपना बताया कि यही लोग हैं, उन पर उनको ये सज़ा होगी। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात करी है, तो बड़ा एक आइडियल सिचुएशन है। मैं किसी एक चीज़ को भी ले लूँ ना, अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर बात करें, हर चीज़ तबाही, किसी एक चीज़ को आप उठा लें, फाइनेंसेस देख लें, तिजारत देख लें, इंपोर्ट देख लें, वो चीज़ें जो ये बैठे हुए इनका काम है करना, लेकिन आप किसी भी पहलू को देख लें, वो तो तबाह हाल है। आप मैं किसी एक की बात क्या करूं, अब ये अपने तय आपके तहत लोगों ने गलियों में गार्ड्स भी बिठा दिए कि चलो ठीक है, डकैती की वारदातें कम हो, घरों में ये सारी चीज़ें ये भी बहुत हो रही थी, लेकिन अब वो अपनी जेब से उनको दे रहे हैं, गार्ड्स को भी दे रहे हैं, ये सारा। तो ये हुकूमत वक्त के इनसे पूछा नहीं जाएगा इनसे कोई कि लॉ एंड ऑर्डर का इतनी पूरी दुनिया में भी बदनामी होती है? देखिए, अब आपको पता ही है आजकल कौन पूछता है हुकूमतों से। हुकूमतें तो उनका फोकस ये होता है कि भाई किसी तरह से हमने अपनी हुकूमत करनी है और हिज़्ब इख्तलाफ को जो है दबा के रखना है। आज जो हिज़्ब इख्तलाफ में कल ये इख्तिदार में आ जाएंगे तो आप देखेंगे वही हरकतें कर रहे हैं, या अगर ये पहले इख्तिदार में थे तो आप देख लें उनके इख्तिदार का दौर भी उन्होंने यही हरकतें की हैं। ठीक है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा कि भाई जो है वो हर बंदा जेल में, तो ये एक दूसरे को जेल में रखते हैं, इन्हीं चीज़ों पर इनका फोकस होता है। और ये खेलते भी इसी से है ना। हाँ, आज और इनको सेव भी कर रहे होते हैं। जब इख्तिदार में आते हैं तो अपने ऑपोजिशन को ये जो भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं से देख लें कि कोई भी जो हुकूमत आती है उसके जो वज़ीर इस तरह के जो होते हैं वो यही नहीं कामों में लगे होते हैं। इवन इतलात का जो वो है वो भी महकमा सिर्फ इसी काम पे लगा होता है कि जी उसने आज ये बात की है तो आज उससे बढ़ के उसके साथ सख्ती के साथ बात की जाती है। तो ये हुकूमत का फोकस जब तक नहीं होगा, आप देखें कि ये मैंने बात की है कि आप ये कानून देख लें जो हमारे इस्लामी मुमलिकतों में हैं, सऊदी अरब देख लें, यूएई देख लें। कानून की बात आती है ना, जहाँ भी हम एक और मसले पे हमने बड़ा, अब चूँकि हम बात कर रहे हैं तो एक मुझे हालांकि रेलेवेंट थिंग है थोड़ी सी, लेकिन इंटरमीडिएट के एग्जाम्स आपने देखे, बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं तबाही रिजल्ट्स आ गए। जो बच्चों ने जिन बच्चों ने मैट्रिक में A1 ग्रेड और इतनी हाई परसेंटेज ली थी, उनको फेल कर दिया गया, उनको सप्ली लगा दी गई, उनकी स्क्रूटनी हुई, वो भी बेकार गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये सब क्या है? देखिए, ये तो एक साजिश के तहत ये काम हो रहा है। क्यों? इसमें क्या साजिश है? इसमें साजिश ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत जो है यहाँ की नहीं है, इस शहर की नहीं है, कराची की नहीं है। वो कराची से बाहर की एक हुकूमत है, वो आकर हुकूमत कर रही है एक, आप कह लें कि एक शहर के ऊपर जो उनका है ही नहीं। और शहर के ऊपर जब वो हुकूमत कर रहे हैं तो उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से इस शहर के ऊपर एक मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया जाए। और वो तमाम जो अभी इस तरह की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह के और लोग बात करते हैं, ये बात
करने के काबिल ही ना रहें कि वो इतना इन्फ्लक्स इधर आ जाए, ठीक है। तो उन लोगों को बना बना के ये जाली स्कूल और जाली डिग्रीज़ और जाली परसेंटेज और जाली यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए से उनको ला रहे हैं, ताकि वो जो कानूनी कार्रवाई भी पूरी हो जाए। और हुकूमत के तमाम महकमों में अभी भी अगर आप देखें तो उसी तरह के लोग ज़्यादातर बैठे हैं कि जिन्हें एक लेटर लिखने के नहीं आता और वो बड़े बड़े जो है वो ओहदों पे बैठे। लेकिन ये वो लोग हैं जो गाँव गोठों में बैठे हैं, वो उनको उन्होंने हाई परसेंटेज दे दी है। हाँ। आप देखें कराची का बच्चा बहुत जीनियस है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो पढ़ाई करता है, मतलब आप उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। और वो एक वहाँ, और उसको जिस बच्चे ने इतने टॉप नंबर्स लिए हैं उसको सप्लियाँ दे दी, उसको फेल कर दिया, और उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि नहीं जी यही था। आप मुझे बताएं ये एग्जामिनर आपको उनकी काबिलियत पे यकीन है कि वो पर्चा क्या चेक कर रहे हैं? देखिए, इसीलिए मैंने तो खुद अपने बच्चों का ये बोर्ड जो है मैंने यहाँ पे बोर्ड नहीं रखा। हाँ। मैंने कहा भाई इनको कैम्ब्रिज ही करा लो, हाँ, ठीक है। अगर किसी ने कराना है फेडरल बोर्ड करा लो या आगा खान बोर्ड करा लो, ये सिंध बोर्ड से आप बच जाओ। सिंध बोर्ड में इसी तरह से होता है कि जनाब कॉपियाँ इन्होंने उठा के किसी को दे दी कि तुम चेक कर लो, उसने अपने जनाब बुलाया किसी को बच्चे को कि यार ये पकड़ ये कॉपियाँ चेक कर ले। एक उसको पता ही नहीं है, उसने देखना है कि जनाब कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम के हिसाब से उसने जितना बच्चे ने लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको उसके हिसाब से वो नंबर दे देता है। कुछ जो है वो अपने हिसाब से नंबर देता है। कुछ का दिमाग भी खराब होता है, मूड खराब है, फेल कर दो। हाँ, इसलिए आपको कभी भी एक्यूरेट मार्क्स मिलने के कोई अब उम्मीद ही नहीं रही, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये हालात अब कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, वहाँ आप देखेंगे कि फजूल किस्म के सब्जेक्ट्स उन्होंने डाले हुए हैं। भाई आप उन्हें कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं या आप वहाँ पे उनको जो है वो लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, वहाँ आप उनको तारीख़ पढ़ा रहे हैं, वहाँ आप उनको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। कितनी अच्छी बात नहीं कि अगर अब सिस्टम कॉपी पेंसिल से निकल जाए, कॉपी पेंसिल से निकल के आपका आगे कंप्यूटर से, उसको चेक भी कंप्यूटर ही करेगा ताकि उसमें ह्यूमन एलिमेंट ही ना हो। हाँ, इंशाअल्लाह। देखिए, जब तक जैसे इलेक्शन के लिए भी आए ना कि जब ये ऑटोमेटिक मशीनें आ जाएंगी तो आप देखेंगे कि किस तरह के कब्जे जो हुकूमतों ने किए हुए हैं जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि घर में बैठे हुए आप भी वोट डालेंगी। आपके घर में जितना बच्चा होगा जो 18 साल का होगा, हर एक इंडिविजुअल वोट डालेगा। अभी तो जो अच्छे लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों में जाते नहीं है कि यार कौन जाए वहाँ पर जाके हंगामा हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा, कौन जाके लाइनों में लगे सुबह, तो कोई भी वोट डालने नहीं जाता। अब मेजॉरिटी जो पढ़े लिखा तबका है वो बहुत कम वोट डालने जाता है। ज़्यादातर आप देखिए कि जो गरीब तबका है जिनको भर भर के और बिरयानियों के चक्करों में जिनके शनाख्ती कार्ड पहले ही वो लोग लेके बोरी में भरे होते हैं। तो इसलिए ये मशीन का जैसे आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम अब आ जाना चाहिए। ये अल्लाह ने मदद की कि कोविड के दौरान जो है ये ऑनलाइन जो क्लासेस हुई और उससे ये ऑनलाइन सारा सिस्टम हुआ, तो अब लोगों को आइडिया हो गया कि इट इज़ नॉट ओनली अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन लेक्चर्स अब हर किसी के हो सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी कर सकती है। हालांकि उससे पहले हमें याद होगा आपको कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम सुना था एक टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो सब कोविड से पहले था, उस वक्त हम समझते थे यार ये क्या चीज़ है। हाँ, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं भी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो किसी वक्त अगर शहर में कोई छुट्टी है तो कहते हैं जी आज ऑनलाइन क्लास कर लें, तो हम ऑनलाइन कर लेते हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात अहम थी कि अब नौजवानों को इन क्राइम से बचाने के लिए या आप उनकी तरबियत का एक हिस्सा तो घर होता है, मैं समझती हूँ, लेकिन एक होती है जहन साजी करना। एक बच्चा जिसको एग्जाम्स में उसको फेल कर दिया गया और बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब कर दी गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे उनका दिमाग अलग तरफ हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे शऊर साजी कहते हैं वो नहीं हो सकी, फिर क्या करें? उसके बच्चे का तो दिमाग पलटना है ना जी। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीन का अंसर घरों में लाना चाहिए। आप देखिए जितने हमारे मदारिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीब तबके पर ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, सख्ती के एलिमेंट डाल देते हैं, दूसरों से नफ़रत के एलिमेंट डाल देते हैं, वो गलत है। लेकिन ये लोग फिर भी एक खुदा खौफी दिलाते हैं, दीन के अंदर नरमी आती है। तो ये जब तक ये गरीब तबके में ये चीज़ें कम अज़ कम आसान हैं, अपने बच्चों को इस तरह मदरसों में भेजें, तालीम दिलाएँ, चाहे कुछ भी तालीम हो, ठीक है। वो अपने बच्चों को अगर तालीम दिलाएंगे तो उसके साथ उनके लिए रोज़गार के मौके ही पैदा होंगे, उनकी तरबियत भी होगी और बहुत हद तक ये जराइम आप देखेंगे कि ये कम हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ही एक ज़रिया है कि इनको तालीम दी जाए। और उसके अलावा ये जो बच्चों की कसरत है, ठीक है, इस पर इनको गौर करना चाहिए कि हम जितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं हमें उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए। वरना ये पॉपुलेशन का इतना बढ़ता हुआ रुझान, इतनी पॉपुलेशन, लेकिन आपको लगता होगा कि फिर भी
कहीं भी कुछ ना कुछ जो है वो अब इसके ऊपर कंट्रोल किया जा चुका है। इवन दो माँ बाप जो हैं वो भी खुद भी सोचते हैं कि उनके वसाइल नहीं है तो एक कम बच्चे खुशहाल घराना है। पहले तो मुहिम भी चली थी, बिल्कुल, हाँ, और उसके ऊपर बड़ा काम होता था। तो जनाब, आज के लिए प्रोग्राम में हम आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं कि आपने इसके ऊपर बात की। और बात सारी यहाँ ये आ जाती है कि तरबियत, तालीम, घर के साथ साथ आपका माशरा और आपका माहौल आपको दे क्या रहा है, आप प्रोडक्ट क्या निकालें, बड़ा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मज़ीद भी हम इस पर बात किया करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ कि नौजवानों की जहन साजी और शऊर साजी, शऊर को तो शायद हम इतना खाते में कभी लाते ही नहीं है, जहन साजी और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात आ गई है, लेकिन शऊर साजी क्या होती है, उनको शऊर आगाही उनके पेरेंट्स को भी, उनके घर वालों को बड़ा ज़रूरी है। इस पर भी कभी बात करेंगे। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।